कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। सेक्शन 93 में बात हो रही है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन या संसूचनाएं, तो ये कहा गया है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो है, कोई भी संसूचना जो है, वो इस प्रकार नहीं दी जा सकती कि सामने वाले की क्या हो जाए, डेथ कॉज हो जाए। लेकिन अगेन यहाँ पर छूट प्राप्त है ऐसी सूचनाओं को देने के लिए जो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए देना जरूरी है। वो अगर किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए उसको कोई सूचना, उसको कोई इंफॉर्मेशन देना जो है कंपलसरी है, और वो कम्युनिकेशन जो है दी जाती है गुड फेथ में, तो वो ऑफेंस नहीं मानी गई है। क्या कहा गया सेक्शन 93 में? नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the person's benefit। क्या कहा गया है कि सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला तो कम्युनिकेशन जो आपकी है वो गुड फेथ में दी गई हो, ठीक है। सेक्शन 93 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए, प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन शुड हैव बीन मेड इन गुड फेथ, सद्भावपूर्वक दी गई हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जिस व्यक्ति को आप संसूचना देने जा रहे हैं उसी के बेनिफिट के लिए दी गई हो। दो कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। और ऐसे गुड फेथ में दी गई, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए दी गई संसूचना से यदि उस पर्सन को कोई हार्म कॉज हो जाता है तो वो अपराध नहीं है। अब ये जो हार्म वर्ड यूज किया गया है इस सेक्शन में, तो इस सेक्शन में हार्म वर्ड का मतलब है कि एन इंजूरियस मेंटल रिएक्शन, एक घातक मस्तिष्कीय प्रक्रिया। मतलब आप किसी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाके क्लिक होती है? उसके दिमाग में। मतलब मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि कल सिविल जज का एग्जाम है, सडनली तो आपको क्या लगेगा? आपके दिमाग में एक रिएक्शन होगा, आपको शॉक लगेगा, चलिए कल अचानक ऐसे कैसे सिविल जज की डेट आ गई। तो जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन की जाती है तो सबसे पहला रिएक्शन कहाँ होता है? दिमाग में। तो यहाँ पर यही चीज को क्लियर किया गया कि इस सेक्शन में हार्म का मतलब क्या है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड हार्म है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हार्म कहाँ होगा? दिमाग में ही होगा। तो इस सेक्शन के लिए हार्म का मतलब इंजूरियस मेंटल रिएक्शन, एक घातक मस्तिष्कीय प्रक्रिया है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो दिमाग में जाकर के एक बहुत ही घातक रूप लेने वाली है। ये कौन से केस में बताया गया था इसका मतलब हार्म वर्ड का? वेदा मेंजिस वर्सेस यूसुफ खान 1966, ठीक है। ये केस लिख लीजिएगा सेक्शन 93 पे, जिसमें हार्म को बताया गया कि इस सेक्शन के लिए हार्म का मतलब क्या है? इंजूरियस मेंटल रिएक्शन, एक घातक मस्तिष्कीय प्रक्रिया। वेदा मेंजिस वर्सेस यूसुफ खान 1966। अब इसका एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live। का एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भाव पूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रहेगा। डॉक्टर है भाई, सर्जन है, उसने उसका ट्रीटमेंट किया, उसको पता चला कि इसको एक ऐसी बीमारी है कि अब जो ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तो सद्भाव पूर्वक उसको बताना जरूरी है। क्यों भाई? हो सकता है सामने वाले की कुछ ये कहा जाता है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो डॉक्टर को बताने की ये ड्यूटी होती है गुड फेथ में, क्योंकि हो सकता है उसकी जो आखिरी इच्छा हो, आखिरी बिल हो, कम से कम वो तो पूरा कर सके। लेकिन अब क्या होता है कि द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक, लेकिन पता चला कि वो ये बात सुनकर ही शॉक से ही मर गया। तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ। तो का ने इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। का ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था
कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु का होना संभव है। तो डॉक्टर भले ही जानता था कि यदि हम इसको ये बताएंगे कि तुम मरने वाले हो कुछ दिनों के अंदर, तो हो सकता है कि इसको इतना शॉक लगे, क्योंकि मेंटल कंडीशन इसकी ऐसी है, इसको ऐसा शॉक लगे कि तुरंत ही मर जाए, तब भी ये अपराध नहीं है। भले ही वो डॉक्टर ये जानता था कि ऐसी इंफॉर्मेशन देने से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये गुड फेथ में करना जरूरी था, इसलिए ऐसी कम्युनिकेशन को प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 93। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 94। सेक्शन 94 में बात की गई है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। अब सेक्शन 94 में बात की गई है कि आपको धमकी देकर के काम करवाया जा रहा है, तो कोई भी कार्य जो आपको धमकी देकर करवाया गया अपराध नहीं होता है, लेकिन क्या दो चीजें छोड़ करके, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं हम? राज्य के विरुद्ध अपराध 12 में मैम। चैप्टर 6। मैम राज्य के विरुद्ध अपराध कौन से चैप्टर? 121 टू मैम 130। हाँ, तो कौन सा चैप्टर है? मैम ये चैप्टर 6 है। ठीक है, अध्याय 6। तो चैप्टर 6 में जहां पर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट बताए गए हैं, तो मोस्टली सेक्शंस में वहां पर डेथ से पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो उस चैप्टर में सेक्शन 121 टू 130 में जितनी भी सेक्शंस है जहां पर डेथ पनिशमेंट है, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसे हम पहली सेक्शन पढ़ते हैं 121, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करना, वेजिंग वॉर, ये युद्ध का जो है आवाहन कर देना, तो उसके लिए डेथ पनिशमेंट है। तो ऐसे जितने भी, या तो मर्डर, मतलब सेक्शन 300 की बात कर रहे हैं, और चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं जहां पर डेथ से पनिशेबल अपराध है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको धमकी दे कि तुम सामने वाले पर्सन को मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो उस धमकी के अंतर्गत आप सामने वाले पर्सन को मार देंगे, तो आपको सेक्शन 94 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट वर्ड यूज है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है। छोड़कर मतलब आपको भले ही मारने, आपके सिर पे बंदूक रख के बोल रहे उसको मारो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, तो भी आप सामने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि विधि में ये कहा गया है कि यदि आपकी लाइफ और सामने वाले की लाइफ में से चूज करना होगा कि चूज करो, या तो तुम मरोगे या तो तुम, तो आपको अपनी ही मृत्यु चूज करना पड़ेगी, आप दूसरे की मृत्यु चूज नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर धमकी के अंतर्गत किसी और पर्सन को मारने की बात बोली जा रही है, तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। आप बोलो कि सर उसने मेरे सिर पे बंदूक रखी थी कि तुम उसको मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए मैंने सामने वाले को मार दिया, तो आपको सेक्शन 94 का डिफेंस नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज, अब कोई ये पर्सन बोले कि सर मुझे जो है बहुत दिन से एक टेररिस्ट ग्रुप परेशान कर रहा था, वो कह रहा था, मुझे आए दिन धमकियां आ रही थी कि तुम्हें अपने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है बॉम्ब रखना है, वॉर क्रिएट करनी है, मैं तुम्हारे पास बॉम्ब भिजवा रहा हूँ, तुम्हें जाके बॉम्ब ब्लास्ट करना है, मुझे धमकी मिल रही थी, अदरवाइज नहीं तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को जान से मार डालूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें बॉम्ब रखना पड़ेगा, तो वो जाके बॉम्ब रखाए और ब्लास्ट हो जाए, नहीं, तो ये कोई वो नहीं है, मतलब अगेंस्ट स्टेट आप चैप्टर 121 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने एग्जांपल दिया है, वो तो फिट ना बैठे, तो ध्यान रखना। ठीक है, 121 टू 131 के अंदर जितने भी अपराध है वहां पर जहां पर डेथ सेंटेंस है, वो अपराध यदि कर रहे हो और मर्डर कर रहे हो किसी धमकी के विवश में आकर, तो वहां पर कंपल्सन नहीं माना गया है। ठीक है, ये कोई भी कंपल्सन नहीं है। लेकिन इसके अलावा अब कोई काम करने को बोले, कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, उसको सामने वाले को एक थप्पड़ मारो, उसकी टांग तोड़ दो, उसकी आंख फोड़ दो, उसका रेप कर दो, उसको टॉर्चर करो, कुछ भी करो, बस मर्डर का ना बोले, तो आप
यदि वो कार्य करते हो तो वो कार्य अपराध नहीं है। अब बात यहाँ पर ये कि धमकी किस चीज की मिल रही है आपको। सेकंड चीज तो पढ़ते देखिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट punishable with death, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threat, which at the time of doing it, words पकड़िएगा, at the time of doing it, reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence. क्या कहा गया है? मृत्यु, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कार हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। मतलब आपसे कोई कार्य धमकी देकर करवाया जा रहा है तो वो काम आप तभी करोगे जब आपको इंस्टेंट डेथ का धमकी मिले कि तुरंत आपको मार देंगे, ये काम करो, तभी आपको वो एक्ट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठ करके मैं आपको फोन लगा रही हूँ कि सुनो तुम्हारा पड़ोसी जो है तुम्हें उसको जा करके अभी गोली मारो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ये इंस्टेंट डेथ का भय नहीं है भाई, फोन पे धमकी मिल रही है तुम्हें, वो तुम्हारे सिर पे नहीं खड़ा है, वो तुम्हें फोन पे धमका रहा है कि तुम्हें जो है कल सुबह अपने पड़ोसी को मार देना, नहीं तो कल तुम अपने घर से निकलोगे ना तो रात में तुम अपने घर नहीं पहुंचोगे या तो तुम मरे मिलोगे। तो तुम्हारे पास पूरा दिन से लेकर रात तक का टाइम था, तुम कोई भी हेल्प ले सकते थे, तुम पुलिस को कॉल कर सकते थे, तुम पुलिस को बता सकते थे, सारी बातें थी। तो ये इंस्टेंट डेथ नहीं है। अब लेकिन सामने वाला पर्सन बोल देता कि तुम्हें अपने पड़ोसी को गोली मारना है, मैंने तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके रखा, अगर तुमने अपने पड़ोसी को गोली नहीं मारी तो मैं अभी तुम्हारे बच्चे को जो है जान से मार डालूंगा अभी। तो ये इंस्टेंट डेथ है ना। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे की भी बात नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ते इसकी लैंग्वेज देखिए। Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by a state which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence. कोई बात धमकियों से विवश किया गया है जो उसने उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से आशंका कायम हो गई होगी, अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु होगी। खुद की इंस्टेंट डेथ होना चाहिए, है ना। आपको खुद टारगेट बनाकर बोला जा रहा है कि ये काम करो नहीं तो तुम मरोगे। तो जिस समय काम करने का बोला जा रहा है उसी समय इंस्टेंट डेथ का थ्रेटनिंग होना चाहिए। जिस समय आप कार्य कर रहे हो आपको ऐसा एप्रीहेंशन होना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए, युक्त आशंका आपके अंदर बैठना चाहिए कि हाँ यार ये जो पर्सन है ये बोल रहा है काम करने के लिए, अभी यार मुझे मार डालेगा, मतलब बिल्कुल गन पॉइंट पे रखा है, तब ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। ठीक है। सेकंड चीज, प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, मतलब लेकिन ये तभी लागू होगा जब उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से ऐसा ना करा हो, और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, या फिर तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में ना डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। लेकिन तुम्हें इस सेक्शन का लाभ तभी मिलेगा, पहली चीज तो ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से जाकर के तुमने काम कर दिया और अपनी इच्छा से तुमने ऐसा कुछ किया कि खुद ही ऐसी कंडीशन में फंस गए हो कि जहाँ पे तुम्हें धमकी देकर के वो काम करवाया जा रहा है ना। या फिर सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट डेथ का प्रोविजन है, वो कह रहा है कि तुम इसको जान से मारो नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा, तो फिर तुम सामने वाले को नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, क्योंकि हड्डी तोड़ने की बात बोली, इंस्टेंट डेथ का नहीं है। उसके हाथ में सिर्फ लाठी है, तुम्हें भी पता है कि लाठी पड़ने से ज्यादा तुम्हें ग्रीवियस हर्ट होगा, मरोगे तो नहीं। लाठी पड़ने से हर्ट होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा, हड्डी पसली टूटेगी,
मीन्स ग्रीवियस हर्ट होगा, घोर उपपत्ति होगी। तो सामने वाला बोले कि तुम इस पर्सन के साथ ऐसा ऐसा एक्ट करो वरना मैं तुम्हें लाठियों से मारूंगा, तो फिर वो एक्ट करने के लिए आप बाइंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपनी इच्छा से, और बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, पीटे जाने की थ्रेटिंग से, क्या धमकी क्या मिल रही है, पीटे जाने की धमकी से, ज्वाइंस अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, डकैतों का एक ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से, या तो अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण, डकैतों ने क्या कहा कि तुम्हें इतना पीटेंगे ना कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पीटे जाने की धमकी दी है, मतलब उसमें उन्होंने मारने की धमकी दी है, पीटने की। डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है। भाई डाकू की टोली में तुम सम्मिलित हो, तुम्हें पता है ना कि डाकू है, तो डाकू है तो क्या काम करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। डकैत लोग तो मार भी देते जान से, तो उनको जानते हुए तुम सिर्फ पीटे जाने के भय से, मतलब वो तुमसे ये तो कह नहीं रखा कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, अभी तुम्हें शामिल होना पड़ेगा नहीं तो अभी जान से मार देंगे, ऐसा तो नहीं बोला था। ये बोला था कि तुम्हें ग्रुप में शामिल होना नहीं तो तुम्हें पिटाई पड़ेगी, तो फिर पिट लेते थोड़ा सा। तो पीटे जाने की धमकी के कारण तुमने उनका सील जानते हुए, उनका कैरेक्टर जानते हुए वो डाकुओं की टोली क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध थी। अब डाकुओं की टोली अगर ज्वाइन करोगे तो वो मंदिर में जाके पूजा तो करवाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं जाके डकैती करवाएंगे, और फिर तुम क्या कहने लगो कि सेक्शन 94 का जो है तुम हेल्प लेने लगो कि सर मुझे तो डाकुओं ने पकड़ लिया था, डाकुओं ने बोला कि डकैती करना है, इसलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं अगर तुमने साथ नहीं दिया तो तुम्हें पीटेंगे। तो सेक्शन 94 का लाभ नहीं मिलेगा जब तक डकैतियों की टोली ये नहीं कहती कि तुम्हें जान से मार देंगे, हमारे ग्रुप में तुम्हें शामिल होने अभी जान से मारना है, और बिल्कुल गन पॉइंट पे रख के बोलते। उसके बाद वो ज्वाइन करता। और यहाँ पर एक वर्ड और हमने पढ़ा, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ऊपर हमने क्या पढ़ा है, कार्य करते समय, जब डकैती हो रही थी। अब वो ज्वाइन, जैसे उसने गन पॉइंट पे रख के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, फिर वो डकैती करने के लिए घर में घुसे, उस समय भी तुम्हें समय से तुम भाग सकते थे वहां पे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास समय है वहां से भागने का तो तुम्हें भागना है, लेकिन उस समय भी वो तुम्हें गन पॉइंट पे रखे हैं कि मतलब वो तुम्हें पकड़ के रखे हैं कि नहीं चलो तुम ही चोरी करोगे, तुमसे ही चोरी करवाएंगे, मतलब डकैतों को ज्यादा ही प्यार हो गया इससे। आज तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे, तुम्हें निशाना बना के रखा है कि भैया तुम्हें निशाना बनाया, तुम ही जाके उसकी अलमारी तोड़ोगे, नहीं तो उसको तो बाद में मारेंगे, जिसके घर पे डकैती कर रहा है तुम्हें पहले मारेंगे। और फिर वो उसको जाके जो क्या करना पड़ता है, तिजोरी तोड़ना पड़ता है, तब भी उसको सेक्शन 94 का लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसको गन पॉइंट पे रख के ग्रुप ज्वाइन करवाया और फिर रास्ते में ले गए, उसको खिलाया पिलाया बढ़िया, और फिर जब डकैती करने घुसे तब उससे कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उसके पास रास्ता है भागने का, तो वो चाहता तो वहां से भाग भी सकता था, लेकिन फिर वो वहां पे जाके जो है डकैती कर लेता है, तो भी सेक्शन 94 का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब बिल्कुल वो एक्ट करवाते समय धमकी के अंडर में होना चाहिए आप, ठीक है। मतलब बिल्कुल गन पॉइंट पे हो जब तक पूरा एक्ट चल रहा है, आपके माइंड में रीजनेबल अप्रीहेंशन कंटिन्यू है इंस्टेंट डेथ का, कि आप बिल्कुल मरने वाले हो जब तक वो पूरा एक्ट नहीं हो जाता, जब तक, ठीक है, तब ही सेक्शन 94 एप्लीकेबल होगी। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स एंड पोज्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। अब यहाँ पे है देखिए, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति, एक पर्सन को डाकुओं ने बंधक बना लिया, उसको हाँ देखिए, तो एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है कि डाकुओं की एक टोली ने एक व्यक्ति को मतलब अपने कब्जे में ले लिया और उसको इंस्टेंट डेथ का उस पर बिल्कुल कंटिन्यू दबाव बनाए हुए हैं, ठीक है, मतलब बंदूक रखे हुए कंटिन्यू। इस इलस्ट्रेशन में वही वाली बात हो गई, ठीक है। मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए विवश, जो विधिना अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणतः जैसे एक लोहार को, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा वो लोहा काटने वाले दिखाए जाते थे अधिकतर,
जंगल है, जंगल में बढ़िया लोहार है, वो लोहे की चीजें बना रहा है, काट रहा है जंजीर। तो एक लोहार को डाकुओं की एक गैंग ने अपने कब्जे में किडनैप कर लिया। एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, मतलब उसको गन पॉइंट पे रखते हैं कि उठाओ अपने ये औजार, अपने टूल्स उठाओ और चलो उसके घर में डकैती करना, उसका घर तोड़ना है। और उसको गन पॉइंट पे रख के जिस घर में डकैती करना है उसका घर तोड़वा रहे हैं कि तोड़ उसका घर, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके। इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। तो अब वो जो लोहार है वो सेक्शन 94 का बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू उसको गन पॉइंट पे रख के काम करवाया जा रहा है, ठीक है ना। टू डू अ थिंग व्हिच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, फॉर एग्जांपल अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स, मतलब उसको ये भी बोला कि अपने औजार उठाओ गन पॉइंट पे रख के, एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डिक्वाइट enter and plunder it is entitled to the benefit of section। उसको बोला टूल्स उठाओ, फिर उसको फोर्स किया कि दरवाजा तोड़ो ताकि हम लोग एंटर कर सके, और फिर उससे दरवाजा तोड़वा लिया। तो अब ये जो लोहार है ये डिफेंस ले लेगा कि सर मुझे गन पॉइंट पे रखा था और मुझसे बोला कि दरवाजा तोड़ो नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए मुझे मजबूरी में वहां का दरवाजा तोड़ना पड़ा। तो इसको सेक्शन 94 का लाभ मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो कुल मिलाकर के इस सेक्शन में जो इंग्रेडिएंट है वो याद रखना है कि धमकी होना चाहिए, धमकी इंस्टेंट डेथ की होना चाहिए, धमकी कार्य करते समय वक्त बनी रहना चाहिए, और जो पर्सन है जिससे कार्य करवाया जा रहा है उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन इंस्टेंट डेथ का बना रहना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि तुरंत मृत्यु की आशंका उसके दिमाग में कार्य करते समय बनी रहना चाहिए। मैम और किसी फिर का वो माइक जाकर खुला है, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। का लाभ मिलेगा। दूसरी चीज क्या कि इसमें और एक और पॉइंट क्या था, मृत्यु और फर्स्ट वाले पेज पे देखो, हाँ, मृत्यु और अगेंस्ट स्टेट जिसमें डेथ सेंटेंस दिया गया है, वो वाला अपराध की धमकी अगर दी गई है तो वो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें तो आप खुद मर जाओ। अगर वो कह रहा है तुम्हें मार डालेंगे, तुम बी को मारो, तो फिर तुम बी को नहीं मार सकते, तुम्हें खुद ही मरना पड़ेगा। तुमसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉच बेर कर रहे हैं, उसमें तुम्हें हिस्सा लेना है, तो भैया तुम बिल्कुल मर जाओ लेकिन हिस्सा नहीं लो, क्योंकि फिर तुम्हें सेक्शन 94 से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक, क्लियर, समझ में आया? श्वेता कुछ बोल रही थी, बोलो। मैम वो तो माइक खुला था किसी का, तो वो आवाज आपकी क्लियर समझ नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, बस वो रिपीट ही कर रहे थे सेक्शन में कि मेरे इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, 94 क्लियर हुई? यस मैम। सेक्शन 94, सेक्शन 94 पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना कि मर्डर को ये कहा गया कि एक्सेप्ट मर्डर, है ना, कि अगर मर्डर करने की धमकी मिली है तो आप मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन अबेटमेंट ऑफ मर्डर विल बी एक्सक्यूज। अगर आपको गन पॉइंट पे रखकर ये कहा जा रहा है कि किसी थर्ड पर्सन को मृत्यु करने के लिए उकसाओ, अबेटमेंट फॉर मर्डर है ना, मर्डर के अबेटमेंट के लिए करवाने के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिल जाएगा। ये याद रखना है इस पॉइंट पे, ये पूछते हैं इसका एक वो, हाँ एक लाइन लिख लीजिए आप इस पे, सेक्शन इस पर 94 पर लिखिए, तात्कालिक मृत्यु के भय से, तात्कालिक मृत्यु के भय से कारित हत्या क्षम्य नहीं है। तात्कालिक मृत्यु के भय से कारित हत्या क्षम्य नहीं है, परंतु हत्या का दुष्प्रेरण क्षम्य है, परंतु हत्या का
दुष्प्रेरण क्षम्य है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? In this section, although murder committed under a threat of instant death, murder committed under a threat of instant death is not excused, but abatement of murder will be excused. Abatement of murder will be excused. ठीक है, ज्यादा हुआ तो मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, तो वहां से लिख लेना आप लोग। बच्चन लाल वर्सेस स्टेट का केस इस पे जो है वो अपन पढ़ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बच्चन लाल वर्सेस स्टेट 1957। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर की, ताकि अपना कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 95, इसमें कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, सेक्शन 94 पे ये रिलेटेड मैगजीन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है। एक्टर्स मी इनवाइटो फैक्टर्स नॉन इस्ट मेंस एक्टर्स। क्या मतलब है इसका? एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय बिल इज नॉट माइन। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है। An involuntary act is no offense. अब देखिए सेक्शन 95 लास्ट। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ अपहानिकारक करने वाले अपराध। तो ये जो सेक्शन है 95, इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है कि जो छोटी छोटी सी बातें होती है ना, जिन पे बच्चे भी ऑब्जेक्शन ना उठाएं, तो उन हार्म्स के लिए जो है कोर्ट अपना समय वेस्ट नहीं करेगी। तो इतना टाइम नहीं है कोर्ट के पास कि छोटे छोटे झगड़ों के लिए जो है कोर्ट अपना टाइम वेस्ट करती रहे क्रिमिनल केसेस में। तो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशायत है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञान है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना करेगा। मतलब इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई बच्चा भी अपनी मम्मी से शिकायत करने ना जाए। तो अगर ऐसी कोई बात होती है और उसके कारण कोई हानि, कोई हार्म कॉज हो जाता है या संभाव्यता है कि उससे किसी कोई हार्म कॉज हो जाए, तो उसके लिए कोई व्यक्ति जो है कंप्लेन करना चले जाए, तो ऐसी बातों को अपराध जो है नहीं माना जाएगा। इसके लिए एक बहुत ही लीगल मैगजीन जो चलती है वो है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। क्या बोलते हैं? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। लिख लीजिए, DE डी मिनिमस MINIMUS
MIS, minimus, MINIMIS, minimus, non, 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 curate, CURAT, curate, CURAT, lex, LEX, lex. क्या मतलब है इसका? Which means that the law takes no account of tariffs. विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती. क्या मतलब है इसका? विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती. ये सेंटेंस भी एग्जाम में पूछते हैं. कौन सी धारा कहती है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती? सेक्शन 95, 96, 97, 98 ऐसे ऑप्शन आते हैं. तो टिक करना पड़ेगा सेक्शन 95. ध्यान रखिएगा, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती. लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ टैरिफ्स. फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई चोर कोई ऐसा चेक चोरी कर ले जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. बहुत से चेक ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे चेक है ना उस पे सिग्नेचर है, ना उस पे अमाउंट है, ना उस पे डेट है, मतलब सिग्नेचर भी नहीं है किसी के. तो जब तक चेक होल्डर के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक तो कोई इसको मिसयूज कर नहीं सकता. और क्या हुआ कि उसने एक चेक फाड़ा था लेकिन उसने सिग्नेचर नहीं किया था, कहीं गिर गया धोखे से, या चेकबुक थी और रखा था, चुरा ली किसी ने, तो क्या उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? जब तक चेक होल्डर के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें लिखा है, बताइए वो चीजें क्या है. देखो, वेयर अ पर्सन टेक्स पॉट्स ऑलमोस्ट वैल्यूलेस फ्रॉम अ ट्री स्टैंडिंग ऑन गवर्नमेंट बेस्ड लैंड. गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की जमीन है, वेस्ट लैंड है, वहां पर कोई ट्री खड़ा, ट्री मतलब पेड़ कोई है, उस पेड़ से यदि कोई व्यक्ति कुछ ले लेता है तो वो कोई छोटा मोटा अपराध है. वेयर द एक्यूज्ड कमिट्स थेफ्ट ऑफ अ चेक ऑफ नो वैल्यू, बिना वैल्यू के चेक की चोरी कर ले कोई चोर. वेयर द प्लेंटिफ कंप्लेन्स ऑफ द हार्म कॉज्ड टू हिज रेपुटेशन बाय द imputation that he was traveling with a wrong ticket. अब भैया जो प्लेंटिफ है वो क्या कंप्लेंट कर रहा है कि सर इस पर्सन ने ना हमारी रेपुटेशन का तमाशा बताया, इसने सबके सामने बोल दिया कि मैं बिना टिकट के सफर कर रहा था. तो लेकर के इसने डिफेमेशन का जो है सूट लगा दिया कि सर मेरे पड़ोसी ने सब में फैला दिया कि मैं बिना टिकट का जो है सफर कर रहा था, इसने मेरी मानहानि की थी. ये कोई मानहानि नहीं है भैया, ठीक है, छोटी सी बात है. अब उसके लिए तुम आ गए डिफेमेशन का केस लेकर के, तो ये नहीं होगा, है ना. विधि ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देती कि सर जो इनने उड़ा दी हमारी कि हम तो बिना टिकट के सफर कर रहे थे. ठीक है ना. ठीक. द फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट ट्राइबल इन नेचर. अब कुछ एक्ट्स हैं जिनको ट्राइबल नहीं माना गया, जैसे फॉर एग्जांपल वेयर अ मतलब तुच्छ नहीं माना गया. वेयर अ ब्लो वाज गिवन अक्रॉस द चेस्ट विथ एन अम्ब्रेला बाय अ dismissed policeman to a district superintendent of police because his application to reconsider his case was rejected. क्या हुआ? एक डिसमिस्ड पुलिसमैन, मतलब कोई पुलिसमैन था जो अपनी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था, उस पुलिसमैन ने अपने डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अम्ब्रेला से उसके चेस्ट में मारा, छाते से उसके चेस्ट में, मतलब वो छाता घुसेड़ दिया. तो क्या हुआ? तो क्यों मार दिया? क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था वो उसके केस को रिकंसीडर नहीं कर रहा था, जो रिजेक्ट कर दिया गया था. तो ये भाई ये तो छोटी मोटी बात नहीं कह रहा, ये तो बड़ी बात हो गई. तो इसको तुच्छ प्रकृति का नहीं माना गया. तो मतलब बाद में ये जो पुलिसमैन है वो गया 95 के अंदर डिफेंस लेने कि सर ये तो छोटी सी बात है, जो है 95 का डिफेंस दे दो. तो कहा नहीं. ठीक है. फिर उसके बाद वेयर द एक्यूज्ड टोर अप अ पेपर which showed a money debt due from him to the prosecutor, though it was unstamped
and therefore not a legal security. ये नहीं माना जाएगा। यहाँ पर क्या किया, जो अक्यूज्ड पर्सन है इसने क्या किया, एक ऐसा पेपर फाड़ दिया जिसमें पूरा लेखा लिखा था, जो प्रोसिक्यूटर था जिससे उसको अपने उधार पैसे देना थे, तो उसका एक कागज था जिसपे उसने पूरा हिसाब किताब लिखा था, भले ही वो स्टाम्प्ड नहीं था। एक पेपर में ए पर्सन ने पूरा हिसाब लिखा था कि बी से उसको कितने पैसे लेना है, बी गया और बी ने वो पेपर फाड़ दिया, भले ही वो पेपर पे स्टाम्प्ड नहीं था लेकिन फिर भी वो वैल्यूएबल था, ठीक है, क्योंकि वो लीगल एक्शन लेने के लिए उसकी कागज काम आता, भले ही स्टाम्प्ड नहीं था उसके बाद भी, तो ये तुच्छ प्रकृति का नहीं माना जाएगा। वेयर अ रिस्पेक्टेबल मैन इज टेकन बाय द ईयर, अब भाई कोई समाज का बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है और तुम उसको कान पकड़ के खींच के ले जाओ, है ना, कहो मजाक कर रहे थे हम, ये तो प्रकृति का नहीं मानेगा। अब तुम शिवराज सिंह चौहान के पास जाओ और शिवराज सिंह चौहान को या नरेंद्र मोदी का कान पकड़ के उनके भवन से उनको बाहर निकालो, भाई ऐसा तो नहीं होगा, है ना, कि उनका तो डिफेमेशन होगा। कोई जज है अपने कोर्ट रूम में बैठा है, तुम उसके बचपन के दोस्तों, तुम जाओ और नाक पकड़ के खींच लाओ उसकी, तो भाई ये तो तुच्छ प्रकृति की नहीं माने जाएंगे। भाई वो तो पद पे बैठा भी जज है, कोर्ट में बैठा, ये क्या है, ये तो प्रकृति का नहीं हुआ, है ना, इस टाइप के एक्ट नहीं होंगे। Where an advocate, while cross-examining a witness, used slithy words aggravating disrespect or indignity towards the mother of the witness. अब भैया एडवोकेट साहब को क्रॉस एग्जामिनेशन करते करते इतनी गुस्सा आई कि माँ बहन की जो है हमने शुरू कर दी। तो ये कहा गया कि भैया ऐसा नहीं है कि आप जो है एडवोकेट हो, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, विटनेस को जो है उनकी मदर्स को लेकर के, है ना, उनकी डिग्निटी वगैरह को ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो जो गंदे लग रहे हैं सुनने में, अब्यूज कर रहे हो, गाली दे रहे हो, बिल्कुल, तो ये नहीं माना जाएगा, ये तो प्रकृति के बाद नहीं है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है, केसेस, और उसमें क्या क्या चीजों को तुच्छ प्रकृति का माना गया और क्या नहीं माना गया, ठीक। अब कल से शुरू होगा प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट। मैम बिना सेक्शन 95 पे आपने जो पहली वाली मैगजीन बताई थी ना, एक्टर्स मी इनवाइटो, हाँ, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, नहीं मैम ये वो 94 पे वाली है, नहीं, वो 94 पे है। हाँ मैम 94 पे एक्टर्स इनवाइटो नॉन ईस्ट मैन सेक्टर्स। हाँ ओके मैम, अभी हम ग्रुप में भी भेज देंगे, लिख लेना अच्छे से। जी मैम, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू। वेलकम।